दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के बारे में जिसे ग्रैंटी सेप्टर ने लिखा है। इस बुक में ऑथर हमें कम समय में ज़्यादा पैसे कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए 7 स्टेप्स प्रोसेस के बारे में सिखाते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा पैसे कमा पाएं। इस पूरी बुक समरी को हमने 12 अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कैसे मैंने 5 साल में $2 से $1 मिलियन कमाए। जहां ऑथर हमें ये दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने इन 7 स्टेप को फॉलो करके $2 से 5 साल के अंदर $1 मिलियन की नेटवर्थ बनाई। स्टेप 1, आपका नंबर क्या है, आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है इसका पता करें। स्टेप 2, कैलकुलेट करें कि आज आप कहाँ हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप 3, कंसिस्टेंटली मनी के बारे में अपने थिंकिंग को अपडेट करते रहें। स्टेप 4, ज़्यादा खर्च करने का बजट बनाने के लिए मैक्सिमम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। स्टेप 5, 9 to 5 से बाहर निकलने की कोशिश करें और इसकी प्लानिंग करें। स्टेप 6, प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस स्टार्ट करें और अपनी इनकम सोर्सेज को डिवर्सिफाई करें। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं बल्कि वो अपने साइड टाइम को किसी और के लिए जॉब करने में लगा देते हैं या समय बर्बाद कर देते हैं। स्टेप 7, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि जब आप पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा और ज़्यादा पैसा बनाएगा और एक समय पर जॉब पर बिना अपना समय ट्रेड किए आप फ्रीली अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसे कमा सकेंगे। दोस्तों इस अध्याय में ऑथर बताते हैं कि पैसा अनलिमिटेड और समय लिमिटेड होता है, तो अपना समय बर्बाद ना करें। ऑथर बताते हैं कि एक एवरेज पर्सन के पास अपने एडल्ट लाइफ में सिर्फ 25,000 दिन होते हैं एडल्ट लाइफ जीने के लिए, और यही इस बुक का पर्पस भी है कि हमें ऑथर जल्द से जल्द रिटायर होने में मदद कर सके ताकि हम अपने जवानी का मजा ले सकें। यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये है कि आपको पैसे के लिए कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसी पर्पस के लिए ऑथर हमें रिटायर होने वाले ट्रेडिशनल तरीकों के बजाय नए इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान में 3 समस्याएं होती हैं। पहले ये कि ये हर किसी के लिए काम नहीं करता है। दूसरी ये कि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग में लगभग पूरी एडल्ट लाइफ बीत जाती है, तब कहीं जाकर आप 60 to 65 की एज में रिटायर हो पाते हैं। तीसरी, आप इसमें जल्दी से रिटायर और अमीर नहीं बन पाते हैं। दोस्तों इसीलिए ऑथर हमें इसकी जगह अपडेट इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में जो तरीके काम करते हैं उन्हें अपनाने की सलाह देते हैं, जिन्हें यूज़ करके लोग हाई स्कूल में या 20 to 25 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री बन रहे हैं। तो वो तरीके कुछ इस तरह से हैं। पहला तरीका है, सबसे पहले जॉब के साथ साथ हमें साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, हमें जितना ज़्यादा और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे वो रियल एस्टेट में हो या शेयर मार्केट में, कहीं भी हमें अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। जब डेस्टिनेशन क्लियर होता है तभी वहां तक पहुंचने का रास्ता पता किया जा सकता है। यहाँ पर डेस्टिनेशन का मतलब है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें अपनी सोच से भी कम पैसों की ज़रूरत है, जिसमें अगर हम कंसिस्टेंटली सही से मेहनत करें तो आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में ऑथर हमें ऐसे पैरामीटर सिखाते हैं जिसकी मदद से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी रिक्वायरमेंट प्लानिंग बनाने का समय निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहला पैरामीटर है अपनी लिविंग लाइफ, मतलब सर्वाइव लाइफ के लिए ज़रूरी मनी डिसाइड करें। दूसरा, अपनी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल जीने के लिए ज़रूरी मनी प्लानिंग करें। तीसरा ये है कि बिना काम करे रिटायरमेंट के समय आप कितने रुपये मंथली कमाना चाहते हैं उसका बजट डिसाइड करें। अपने फाइनेंस को क्लियर करें, मतलब कि आप मनी के टर्म्स में और फाइनेंशियल हैबिट के टर्म में फाइनेंशियली किस लेवल पर हैं ये डिसाइड करें और क्लैरिटी के साथ इसका पता करें। सबसे पहले तो आप ये पता करें कि आपकी मंथली एक्टिव और पैसिव इनकम कितनी है। दूसरी, अपनी नेटवर्थ का पता करें। नेटवर्थ का पता लगाने के लिए आप अपने सभी असेट्स में से अपने सभी लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे, तो आप फाइनली नेटवर्थ कैलकुलेशन पर पहुंच जाएंगे। अपनी फाइनेंशियल हैबिट का पता करें। इसमें सबसे पहले आप ये पता करें कि पैसों को लेकर आप क्या महसूस करते हैं। एक बार फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसे कितने समय तक पूरा कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने के बाद आप उसे पूरा ही नहीं करते हैं। और अर्निंग, सेविंग या मनी मेकिंग या बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका थॉट प्रोसेस क्या है।
इन सभी का पता करें और जितना जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से हो सके रिस्क हैबिट को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। चौथा, अपने प्रोफेशनल स्टेटस का पता करें कि अभी आप कहाँ पर हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं या स्टार्टअप बिजनेस है या कोई बड़ा बिजनेस है, इसका पता करें। और अपने आगे आने वाले 2, 3 या 5 सालों में आप प्रोफेशनली किस लेवल पर पहुंचकर लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएंगे, क्या आप अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, इसका पता करें। पांचवा, आप कितनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके डिसाइडेड डेट पर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसका पता करें। छठा, फाइनेंशियल फ्रीडम एडवाइस, इसका पता करें कि अभी आप फाइनेंशियली किन से सलाह ले रहे हैं, अपने उन दोस्तों, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर से जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या उनसे जो अपने जीवन में फाइनेंशियली स्टेबल हैं। और ये डिसाइड करें कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए किन से फाइनेंशियल सलाह लेने की ज़रूरत है। वेल्थ को तेजी से क्रिएट करें। पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन सारे 3 प्रिंसिपल पर डिपेंड होते हैं। पहला, इनकम, कि आप कितने पैसे कमाते हैं। दूसरा, खर्च, कि इनकम में से कितने खर्च करते हैं। और तीसरा, सेविंग्स, कि उनमें से आप वेल्थ बनाने के लिए कितने सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग करते समय आपको इन तीनों को ध्यान में रखना चाहिए और मैक्सिमम सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। आइए एक एक करके जल्दी से वेल्थ क्रिएशन के तरीकों को डिस्कस करते हैं। पहला, इंटरप्राइज माइंड डेवलप करें, मतलब अपने हर घंटे हर मिनट की अर्निंग को कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं और उसके लिए आपको हर घंटे कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है। दूसरा है, अपने 9 से 5 वाली नौकरी का ऑप्टिमाइज करें। इसका मतलब है कि आप अपनी जॉब को देखें, आप कितने अर्निंग कर रहे हैं, आप कितना समय दे रहे हैं। हमेशा याद रखें, क्योंकि समय सीमित है, इसीलिए जॉब पर आप सीमित पैसे ही कमा सकते हैं। और इसलिए अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस करना शुरू कर दें। चौथा, अपने साइड बिजनेस को पैसिव इनकम में बदलें। इसके लिए आप साइड बिजनेस को साइड बाय साइड बढ़ाते रहें और अपना बिजनेस करने के लिए लोगों को हायर करें, ताकि इससे भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले और आपका बिजनेस आपके बिना चलने से आप जॉब के साथ साथ पैसिव इनकम भी कमाएं। पांचवा तरीका है, इन्वेस्टमेंट करें जितना जल्दी और ज़्यादा हो सके। फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन को हासिल करके और शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और जितने भी इन्वेस्टमेंट के तरीके आपने सीखे हैं उनमें इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपने डिसाइडेड डेट से पहले आप उन इन्वेस्ट किए हुए पैसों से पैसिव इनकम कमाते हुए आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें। कुछ भी खरीदने से पहले पैसों के बारे में सोचने के 11 तरीके। इस अध्याय का कोड, पैसा कमाने के लिए पैसा बचाना पड़ता है। यहाँ हम ऐसे क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें कुछ भी खरीदने से पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं, जो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेंगी कि वो चीज़ खरीदना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो इस सीरीज़ का पहला सवाल ये है कि ये खरीदारी मुझे खुश करेगी या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि इस चीज़ को खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तीसरा सवाल, ऐसा करने के लिए मैं अपने लाइफ के कितने घंटे ट्रेड करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि इसे अफोर्ड करने के लिए मुझे कितने घंटे काम करने की ज़रूरत है। चौथा, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पांचवा, इस प्रोडक्ट की कीमत बाकी प्रोडक्ट की कंपैरिजन में कितने % ज़्यादा या कम है। छठा क्वेश्चन है, क्या मैं इसे किसी भी तरह से कम पैसों में खरीद सकता हूँ। सातवां, इसके लिए कितनी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी, मतलब प्रोडक्ट को लाने या ले जाने या बनाए रखने में कितना खर्चा आएगा। आठवां क्वेश्चन, मुझे इसके लिए हर साल कितने रुपये की कॉस्ट लगेगी या मेरी लाइफ टाइम में हर साल कितने रुपये की कीमत इससे मेंटेन करने में लगेगी। नौवां क्वेश्चन है, इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। 11वां क्वेश्चन है और इस लिस्ट में सबसे ज़रूरी क्वेश्चन भी, और वो ये है कि भविष्य में ये प्रोडक्ट मुझे कितना समय देगा। इसका मतलब ये है कि ये मेरा कितना समय बचाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सही, फायदेमंद और वर्थी चीज़ खरीदने में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। एक ऐसा बजट जिसकी आपको ज़रूरत होगी, फ्री रहकर अपने सेविंग्स रेट को 25% तक कैसे बढ़ाएं। यहाँ हम बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। बजट का मतलब है आप अपने छोटे छोटे खर्चों में कटौती करके पैसे बचाने के लिए एक बजट बनाएं। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि आप अपने बड़े खर्चे जैसे घर ट्रांसपोर्ट के खर्चे को कैसे बचा सकते हैं। घर के खर्चों को बचाने के लिए हो सकता है कि आप फाइनेंशियली फ्री होने से पहले एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हो या किसी साथ पढ़ने वाले या अपने पड़ोसी के साथ अपना रूम शेयर कर रहे हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि कोई उनके घर की देखभाल करे और बदले में वो रहने के लिए एक कमरे को यूज कर सकता है। ऐसा कर पाकर आप वहाँ फ्री में रह सकते हैं। रहने के खर्च को कम करने के लिए आप 2 या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर ले सकते हैं और उसमें से सिर्फ एक में रह सकते हैं, बाकी 2 आप किसी और को किराए पर दे सकते हैं। आने वाले पैसे से आप उसका किराया देकर एक तरह से फ्री में रह सकते हैं और शायद कुछ ज़्यादा भी कमा सकते हैं।
ऑटोमेटिक मिलियनेयर आपको कुछ ऐसे वेल्थ सीक्रेट के बारे में बताएगी जिन्हें अपनाकर आप अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो समरी में कुछ ऐसे फाइनेंशियल हैबिट को डिस्कस किया गया है जिन्हें अपनाकर आप इतना दौलत बना सकते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद ही ना की हो। शायद आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा पैसा बचाकर कोई कितना ही अमीर बन सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो इसमें सिखाई जाने वाली बातें आपकी होश उड़ा सकती हैं। जिम एक छोटी सी तनख्वाह पर करीब 50 साल से एक कंपनी में काम कर रहे थे। एक दिन जिम और उनकी वाइफ डेविड के ऑफिस पहुंचे, जहां डेविड का काम लोगों के रिकॉर्ड्स की जांच करके फाइनेंशियल एडवाइस देना था। इस कपल की साधारण लाइफस्टाइल को देखकर ऑथर डेविड को महसूस हुआ कि ये लोग अमीर नहीं होंगे। अभी डेविड ने यह बात सोची ही थी कि तुरंत जिम और सुई ने उनसे कहा कि हम अपने काम से रिटायर होना चाहते हैं। ऐसी बात सुनकर डेविड हैरत में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो 50 की उम्र में रिटायर होने की बात करे, जबकि अक्सर लोग 65 की उम्र में ऐसा फैसला करते हैं। डेविड ने हैरत अंदाज से सवाल किया कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 50 की उम्र में रिटायर हो सके? क्योंकि इतनी कम सैलरी में आपकी बचत नहीं हो पाती होगी, तो रिटायरमेंट के बाद आप बाकी के दिन कैसे गुजारेंगे? क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अमीर रह सकते हैं? दोनों ने डेविड को अपने कागजात दिखाए और कहा कि इसके जरिए पता लगा लीजिए कि हम कितने अमीर हैं। अब यहाँ से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। डेविड ने जब उनके डॉक्यूमेंट से स्कैन किए तो वो दंग रह गए। जिम और सुई के पास एक बोर्ड, 3 कार, 40 लाख की इन्वेस्टमेंट और 2 घर थे। दोनों घरों की कीमत 7 करोड़ थी और पाया गया कि इन दोनों पर कोई भी लोन बाकी नहीं था, बल्कि इनके बच्चे कॉलेज का खर्चा खुद ही उठाते थे और साथ में इनके कई सारे पैसिव इनकम सोर्सेज भी थे। ये सब जानकर डेविड के दिमाग में तरह तरह के सवाल उड़ने लगे। अब तक वो समझ रहे थे कि अमीर बनने के लिए हमारी सैलरी 3 से 7 लाख के बीच होनी चाहिए। इसके बाद कई रिसर्च के साथ किताबें पढ़नी होंगी और शायद आपको क्लासेस, कोर्सेज और शार्प डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि मुझे लगा था कि करोड़पति बनने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन जिम और सुई ने अमीर बनने का ऐसा सीक्रेट शेयर किया जो आपके सोच से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि अमीर बनने के कई सारे रास्ते हैं, उनमें से 2 रास्ते सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। लॉटरी और फैंटेसी गेम खेलो और एक दिन आप अमीर बन जाओगे। दूसरा, अगर आपको जायदाद में दौलत मिली है तो आप अमीर हो सकते हो। लेकिन जिम ने कहा कि हमारे केस में दोनों ही शामिल नहीं थे। हमारे हाथ जायदाद की दौलत तो नहीं लगी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें जायदाद बनाने की फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर दी थी और अमीर बनने के ऐसे सेक्रेट, साधारण और स्थिर तरीके बताए जिसकी वजह से हम 52 की उम्र में रिटायर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अक्सर लोग इस बारे में सीखते ही नहीं, जिसके कारण उनको बुढ़ापे में पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आज आप इस किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से 7 ऐसे नियम और तरीकों के बारे में सीखने वाले हैं जिसकी मदद से आप कम सैलरी होने के बावजूद आप करोड़पति बन सकते हैं। इस किताब को डेविड एल बैक के द्वारा लिखा गया है, जो एक अमेरिकन फाइनेंशियल ऑथर, टेलीविजन पर्सनालिटी और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। रूल नंबर 1, द पेरेंट्स एडवाइस। एक दिन डेविड ने कॉलेज में एक महंगी कार आती हुई देखी। वो कार ठीक उनके सामने रुकी और उसमें से एक लड़का बाहर निकला। वो लड़का महंगे कपड़ों, मोबाइल और गाड़ी से अमीर दिख रहा था, लेकिन जब उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट डेविड के हाथ लगी तो पता चला कि वो अंदर से कंगाल था। उसने सारी चीजें लोन पर ले रखी थी और बस वो शो ऑफ की जिंदगी काट रहा था। फिर डेविड ने जिम से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसी दुनिया में रहकर पैसे कैसे सेव करते थे? जिम ने कहा, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी 24 की एज में करवा दी थी, जिसके बाद हमें जिम्मेदारियों की कीमत का पता चला। फिर उन्होंने कहा कि जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। पहला, काम, खर्चे और स्ट्रगल। दूसरा, काम, सेविंग और एंजॉयमेंट। अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो आपको फाइनेंस की छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी। कमाई का 10% सेव करने पर आप करोड़पति बन सकते हैं। धीरे धीरे आपको 10% के बिना रहने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जो दिखता नहीं उससे खर्च कैसे करेंगे। रूल नंबर 2, पेरेंट्स स्ट्रेटजी। डेविड ने दोनों कपल से पूछा कि आपने 2 घर कैसे खरीदे और इतनी जल्दी लोन कैसे चुका दिया। जिम ने जवाब दिया कि हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ट्रिक सिखाया। वो कहते थे कि अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी किस्त महीने के एक बार में मत दीजिए, बल्कि उसे 2 हफ्तों में आधी आधी करके दें। अगर आपने ऐसा करना शुरू किया तो साल के अंत में आपको पता तक नहीं लगेगा कि कब आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करवा दिया है। रूल नंबर 3, दी सेविंग स्ट्रेटेजी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम रिसोर्सेस होने चाहिए, लेकिन ये बात पूरी हद तक सही नहीं है। ऐसा होता तो कई लोग लाखों का महीना कमाते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग करोड़पति नहीं बन पाए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा कमाई होती है उनके खर्चे भी उतने ही ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं।
तो फिर सवाल ये है कि करोड़पति बनने का सही रास्ता क्या है। डेविड अपनी किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में लिखते हैं कि अगर आप अपनी कमाई का 10% सेव करना शुरू करेंगे तो रिटायरमेंट तक आप करोड़पति बन ही जाएंगे। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता है। सबसे पहले आप नोट करें कि क्या आपके पैसे गैर जरूरी चीजों पर खर्च हो रहे हैं। जैसे जिम को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी, जिसकी एक डिब्बे की कीमत करीब 180 रुपये होगी। अगर 30 से मल्टीप्लाई किया जाए तो महीने के 5400 रुपये बनते हैं। जिम के इस कैलकुलेशन के बाद उन्होंने हर गैर जरूरी चीजों पर लगाम लगाया जो उन्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं दे देता। इस तरह आप देखेंगे कि क्या आपके पैसे सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और मेंबरशिप और इंटरनेट प्लान्स में खर्च हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो देखो कि क्या आपके लिए ये सब करना जरूरी है। क्या आप इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते? क्या आपके पास इन सब के लिए दूसरा रास्ता नहीं है? शायद आपको लगता होगा कि इतनी छोटी सेविंग से क्या फर्क पड़ेगा, तो डेविड ने इसका जवाब लेटर फैक्ट के जरिए दिया है। रूल नंबर 4, द लेटर फैक्ट। एक सेमिनार में डेविड लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर रहे थे, तभी वहां पर एक लेडी आती है। वो कहने लगती है, आपका ज्ञान हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा गुजारा तो मुश्किल से हो पाता है। हाल ऐसा है कि महीने के $5 भी सेव नहीं हो पाते हैं। अब डेविड ने उनके खर्चे एनालाइज किया तो मालूम हुआ कि वो लेडी ऑफिस वर्क से पहले स्टारबक्स में कॉफी पीती थी और शिफ्ट खत्म होने तक उसके टोटल खर्चे $10 तक पहुंच जाते थे। डेविड ने उस लेडी से पूछा, क्या आपको पता है अगर आप पूरे दिन के खर्चे का 50% सेव कर लो तो ये पैसे रिटायरमेंट तक कितने हो जाएंगे? लेडी ने कहा, शायद $70,000 to $80,000। लेकिन डेविड ने हिसाब लगाने के बाद ऐसा नंबर बताया जिसे सुनने के बाद लोगों के होश ही उड़ गए। डेविड ने कहा, अभी आप 23 साल की हैं। मान लीजिए कि अगर आप हर दिन $5 बचाते हैं तो महीने के 150 होंगे और साल के 2000। अब ऐसा मान लीजिए कि आप इस रकम को सालाना 10% रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करती हैं, तो ये रकम आपके रिटायरमेंट तक $1.2 मिलियन में बदल जाएगा। यानी कि 65 साल की उम्र में आपके पास 9 करोड़ रुपये होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मामूली समझने वाली ये छोटी सी इन्वेस्टिंग आपके साथ साथ पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख देगी? डेविड ने इस सेविंग मॉडल को लेटर फैक्ट कहा है। रूल नंबर 5, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि आप लेटर फैक्ट के इस्तेमाल से 10% सेव करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी इंटरटेनमेंट और काम से घिरी पड़ी है। न तो वक्त मिलता है और न ही खर्चे रुकते हैं, तो इसमें पैसे सेव करने का रहस्य क्या है? जिम ने कहा, सैलरी मिलने के बाद हम सबसे पहले अपने आप को पैसे देते थे और उसके बाद बिल, फीस और रेंट देते थे। ये 10% और 15% जो हम सेव कर रहे हैं उन्हें ऐसी जगह रखते थे जो दिखाई ही नहीं देते हैं। और वो कैसे? हमने इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया था। हर महीने की सेविंग्स को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की हेल्प से कटवाई थी। ये सिर्फ यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह होता है, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड मनी डिपॉजिट होती रहती है। इसके साथ हमने म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और पेंशन फंड की मदद से पैसों को ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया। उस जमाने में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल प्रोसेस था, लेकिन आजकल ऐसा करना बहुत आसान है। बल्कि घर बैठे बैठे ऐसा किया जा सकता है। मोबाइल पर कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप इसकी शुरुआत आज से ही शुरू कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और इसके लिए आप अपस्टॉक्स की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इसका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर है और पर्सनली मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। अब चलिए एक आम आदमी की जिंदगी को एनालिसिस करते हैं। सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, कैसे जाते हैं ये भी जरूरी है, आखिर उसके लिए भी पैसे लगते हैं। मान लेते हैं कि आप अपनी गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, आपके पेट्रोल का करीब 100 रुपये बनता है। थोड़ी देर काम करते हैं और फिर लंच के बाद सिगरेट की तलब होती है। मान लेते हैं कि आपकी सिगरेट, चाय, नाश्ते का करीब 278 रुपये का खर्चा आता है। पूरे महीने का 8640 के करीब और साल का 1 लाख के करीब और 10 साल का 10 लाख के करीब। अगर आप चाहें तो इसमें से गैर जरूरी काम को रोककर कितने सारे पैसे बचा सकते हैं, जैसे सिगरेट, एक्स्ट्रा चाय की कप, और फिर ऑफिस जाने के लिए आप कार शेयरिंग भी कर सकते हैं। ऐसे काम से खर्चे कम हो जाएंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है कि सपनों और लक्ष्यों को हासिल करना जटिल या तनावपूर्ण हो सकता है। सफलता सरल है। यह पुस्तक एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित है जिसका इस्तेमाल मैंने अपने जीवन और प्रशिक्षण में खुद किया है। आपके डिसीजन ही आपके भाग्य बनाते हैं। रोजमर्रा के छोटे छोटे डिसीजन ही या तो आपको आपके मनचाहे जीवन की दिशा में ले जाते हैं या फिर विनाश की दिशा में, और ये एक स्वचालित ढंग से होता है। दरअसल सबसे छोटे डिसीजन ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। आज आप जो जीवन जी रहे हैं
उससे इस तरह के कई डिसीजनों ने मिलकर बनाया है। क्या खाएं, कहाँ काम करें, किन लोगों के साथ अपना समय बिताएं और हर दिन क्या करें। इससे भी ज़्यादा अहम बात, इन्हीं छोटे छोटे डिसीजनों से यह भी तय होगा कि आपका आगे का जीवन कैसा होगा। देखिए, सफलता 5,000 चीज़ों को अच्छी तरह से करने के बारे में नहीं है। सफलता तो सही चीज़ों को 5,000 बार करने के बारे में है। इस पुस्तक में डैरेन हार्डी का संदेश यही है। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य सिद्धांत कौन से हैं और आप उन्हें रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, यही दीर्घकालीन सफलता की राह है। जब आप कायाकल्प के दौर में अपने मार्गदर्शन के लिए किसी को चुनें ताकि आप अपना मनचाहा जीवन जी सकें, तो सिर्फ उस व्यक्ति की बातों पर ही गौर ना करें, बल्कि ये भी देखें कि वो व्यक्ति करता क्या है, क्योंकि कहना एक बात है और करना दूसरी बात। जो लोग करते हैं उससे उनके बारे में सच्चाई का पता चल ही जाता है। मैं इसी बात के लिए डैरेन का सम्मान करता हूँ। वो जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। वो यहाँ जो बता रहे हैं वो बातें उनके जीवन में कारगर रही और मेरे जीवन में भी। डैरेन और मैंने कम उम्र में ही अपने जीवन की भागदौड़ थामने का डिसीजन लिया। हमने उन लोगों में अपने जवाब खोजे जो हमारी मनचाही जिंदगी जी रहे थे। फिर हमने सीखी गई बातों पर अमल किया। हमें दरअसल कोई हैरानी नहीं हुई कि हम दोनों ही जिम रोहन को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। जिम लोगों के सामने सत्य को प्रकट करने में माहिर थे। ऐसे नियम जो सच्ची सफलता दिलाते हैं। जिम ने हमें सिखाया कि उपलब्धि एक विज्ञान है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति अलग होता है, लेकिन सफलता के नियम हमेशा काम करते हैं। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। आप जीवन से वो चीज़ बाहर नहीं निकाल सकते हैं जो आपने अंदर नहीं डाली हो। यदि आप ज़्यादा प्रेम चाहते हैं तो ज़्यादा प्रेम दें। अगर आप ज़्यादा बड़ी सफलता चाहते हैं तो सफल होने में दूसरों की मदद करें। जब आप उपलब्धि के विज्ञान का अध्ययन करेंगे और इसमें माहिर बनेंगे तो आपको आपकी मनचाही सफलता मिल जाएगी। ये पुस्तक सफलता के बारे में है। इसमें बताया गया है कि सचमुच सफल होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब समय आ गया है कि कोई आपको ये बता दे कि आपको बहुत लंबे से धोखा दिया गया है और मूर्ख बनाया गया है। सफलता की कोई जादुई गोली या गोपनीय फॉर्मूला या तुरंत फुरत समाधान नहीं होता है। आप हर दिन इंटरनेट पर 2 घंटे सर्फिंग करके साल भर में $2 लाख नहीं कमा सकते। आप हॉलीवुड डाइट पर अमल करके एक सप्ताह में 30 पाउंड वजन कम नहीं कर सकते। आप एक क्रीम लगाकर अपनी उम्र से 20 साल छोटे नहीं दिख सकते। आप एक गोली लेकर अपने प्रेम जीवन को दोबारा आदर्श नहीं बना सकते। आप फटाफट अमीर बनने वाले किसी चतुर चालाक योजना से अस्थायी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सफलता, शोहरत, आत्मगौरव, अच्छे संबंध, स्वास्थ्य और खुशहाली को किसी दुकान से खरीद सकते तो ये बेहतरीन होता, लेकिन ये संभव नहीं है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मैं ये सब देखते देखते थक गया हूँ। मैं अब और नहीं देखना चाहता हूँ कि इस तरह के झूठे संदेश लोगों को धोखा दें और उनके जीवन को पटरी से उतार दें। मैंने ये पुस्तक इसलिए लिखी ताकि आप सफलता की बुनियादी बातों को समझ लें। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, धीमा और निरंतर दौड़ वाला हमेशा जीत जाता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, देवियों और सज्जनों, मैं कछुआ हूँ। अगर आप मुझे पर्याप्त समय दें तो मैं किसी भी कंपटीशन में किसी को भी हर बार हरा सकता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या सबसे चतुर हूँ या सबसे तेज हूँ। मैं अपनी सकारात्मक आदतों की वजह से ही जीतूंगा, जिनका इस्तेमाल मैं लगातार हर समय करता हूँ। मैं निरंतरता में जितना विश्वास करता हूँ उतना संसार में कोई दूसरा नहीं करता होगा। मैं इस सच्चाई का जीता जागता सबूत हूँ कि ये सफलता की चरम कुंजी है और यही असफल लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग निरंतरता को कायम रखने का तरीका नहीं जानते। मुझे इस बात के लिए अपने डैडी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझे कंपाउंडिंग इफेक्ट के सिद्धांत की शक्ति को सिखाया। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने स्मार्ट हो या नहीं हो। अनुभव, योग्यता, बुद्धिमत्ता और आंतरिक क्षमता के क्षेत्र में तुम में जो भी कमी हो, तुम कड़ी मेहनत से उसकी भरपाई कर सकते हो। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा गुणी या ज़्यादा अनुभवी है तो तुम्हें उससे बस 3-4 गुना ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, फिर तुम उससे हरा सकते हो। चुनौती चाहे जितनी भी बड़ी हो, उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं कड़ी मेहनत से अपनी हर कमी की भरपाई कर सकता हूँ। अगर आपके सामने ये विकल्प रखा जाए कि आप इसी पल $3 मिलियन नगद लेना चाहेंगे या फिर
एक अकेली पेनी लेना चाहेंगे जिसका मूल्य 31 दिनों तक हर दिन दोगुना होता रहे, तो आप किस से चुनेंगे? अगर आपने ये प्रश्न पहले भी सुना है तो आप जानते हैं कि आपको पेनी को ही चुनना चाहिए, क्योंकि इसी विकल्प या चयन से आपको ज़्यादा दौलत मिलेगी। लेकिन फिर भी ये विश्वास करना मुश्किल क्यों है कि पेनी चुनने पर अंत में ज़्यादा पैसा मिलेगा? क्योंकि पुरस्कार दिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आइए गौर से देखते हैं। मान लेते हैं कि आप नगदी का विकल्प चुनते हैं और आपका मित्र पेनी वाला विकल्प चुनता है। 5वें दिन आपके मित्र के पास 16 सेंट हैं और आपके पास $3 मिलियन। 10वें दिन उसके पास केवल $5.12 हैं और आपके पास बहुत बड़ी धनराशि है। आपको क्या लगता है आपका मित्र अपने डिसीजन के बारे में कैसा महसूस कर रहा होगा? आप अपने मिलियनों डॉलर खर्च कर रहे हैं, आपको इसमें बहुत मजा आ रहा है और आप अपने चुने हुए विकल्प पर बेहद खुश हैं। 20 दिन गुजर जाते हैं, केवल 11 दिन बचे हैं, लेकिन पेनी का विकल्प चुनने वाले के पास अभी भी सिर्फ $5,243 है। वो इस बिंदु पर कैसा महसूस कर रहा होगा? उसके सारे त्याग और सकारात्मक व्यवहार के बावजूद उसके पास केवल $5,000 हैं। दूसरी तरफ आपके पास $3 मिलियन हैं। फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट के सिद्धांत का अदृश्य जादू नजर आने लगता है। हर दिन उसी छोटे गणितीय विकास से चक्रवृद्धि होती पेनी 31वें दिन $1,07,37,418 बन जाता है, जो आपके $3 मिलियन से 3 गुनी से भी ज्यादा धनराशि है। कंपाउंडिंग इफेक्ट की जबरदस्त शक्ति इतनी ही सरल है। जो लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट के सिद्धांत का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं और उनके जो समकक्ष ऐसा नहीं करते हैं या जो इसका इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं, उनके बीच इतना ज़्यादा फर्क होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये चमत्कारी दिखता है, जादू या क्वांटम लीप की तरह। जो व्यक्ति कंपाउंडिंग इफेक्ट के सिद्धांत की सकारात्मक प्रकृति का इस्तेमाल करता है, वो 31वें महीने या 31 साल बाद रातों रात सफल नजर आता है। वास्तव में उसकी भारी सफलता उन छोटे छोटे स्मार्ट चयनों का परिणाम थी जिन्हें उसने लंबे समय तक एक निरंतर वे में किया था। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं कि आपको एक खूबसूरत बंगला मिल सकता है या फिर आपको $3 मिलियन मिल सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? अगर रिपुटेशन और फ्रीडम के बीच में किसी एक को चुनने को कहा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? कई सारे लोग अपने आप से इसी तरह के सवाल पूछते रहते हैं कि काश मेरे पास एक बंगला होता, काश मैं इतने ज्यादा पैसे कमा रहा होता, क्या मैं जितना भी कमा रहा हूँ वो मेरे लिए काफी है? इस तरह के सवाल लोगों को अक्सर बेचैन करते हैं, क्योंकि ये सवाल अक्सर उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर आपका हाल भी यही है और आप भी इस तरह के सवालों से परेशान ही रहते हैं, तो आपके इन सभी सवालों के जवाब इस बुक में मिलने वाले हैं। ऑथर बताते हैं कि जब वो अपने कॉलेज में थे तब वो पैसा इकट्ठा करने के लिए वेटर का जॉब किया करते थे। वो जिस जगह पर काम करते थे वो लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल में से एक था। एक दिन जब ऑथर अपनी जॉब पर थे तब उनकी नज़र 20 से 21 साल के मिलियनेयर पर गई। वो मिलियनेयर काफ़ी स्मार्ट था। टेक्नोलॉजी की अच्छी पकड़ होने की वजह से उस लड़के ने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफ़ी पैसे मिले थे। इसी के साथ उसने कई सारे स्टार्टअप शुरू किए और कुछ समय बाद उन स्टार्टअप को उन्होंने अच्छे प्राइस पर बेच दिया। लेकिन फिर भी वो मनी मैनेजमेंट में कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि उस लड़के को अपने पैसों की नुमाइश करने की आदत थी। वो जहां भी जाता था अपने साथ नोटों की गड्डी लेकर घूमता था और शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने के लिए एक गार्ड को बुलाया और उसे अपने नोटों की गड्डी से कुछ पैसे निकालकर सामने वाली दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड जब दुकान पर पहुंचा तब दुकानदार ने उसे पैसों के बदले सोने के सिक्के दिए। तो आप सोचिए कि उस यंग मिलियनेयर ने सोने के सिक्कों का क्या किया होगा। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यंग मिलियनेयर ने गोल्ड कॉइन को संभाल के रखा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस लड़के ने गोल्ड कॉइन को समुद्र में फेंक दिया और इस काम में उसके दोस्त भी उसका साथ दे रहे थे। वो लड़का समुद्र में इस तरह से सिक्के फेंक रहा था जैसे बच्चे तालाब में पत्थर फेंकते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद वो मिलियनेयर फिर से होटल में आया। तब वो एक लैंप से टकरा गया जिसकी वजह से वो लैंप टूट गई। लैंप टूट जाने की वजह से होटल मैनेजर ने उस लड़के को $500 का खर्चा बताया, जिस पर उस लड़के ने फिर से तमाशा कर दिया और उसने अपने पैसों का घमंड दिखाते हुए उस होटल मैनेजर के मुंह पर $5000 मारा और कहने लगा कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आप अब तक इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये कहानी सच है? ऐसा कोई कैसे कर सकता है?
मैं तो आपको बताता चलूं कि ये कहानी बिल्कुल सच है। इस कहानी के अंत में यंग मिलियनेयर जिसे पहले तो पैसों का बहुत बड़ा घमंड था, लेकिन बाद में उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। वो लड़का पैसों के नशे में अपना सारा पैसा खो देता है और अंत में उसका दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि कुछ ही सालों में उसने जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे पैसे बेकार की चीज़ों पर उड़ा देता है और उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वो दोस्त जो पहले उसके साथ पैसों को बर्बाद करने में मजे कर रहे थे, वो भी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की कई अच्छी कहानियां आपको इस बुक में आगे जानने को मिलेंगी, जो ये बताती है कि मनी ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं है जिसको लेकर आप घमंड दिखाएं, बल्कि पैसा तो एक ऐसी चीज है जो आपको कई चीजों को करने में मदद करती है। आसान भाषा में कहें तो पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि एक टूल है जिसका उपयोग करके हम अपनी किसी भी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। मनी मास्टर द गेम बुक समरी। इमेजिन करो, आप एक सुबह सोकर उठे। आप जानते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सारे लिविंग एक्सपेंसेस ही नहीं, बल्कि आपके जितने भी गोल्स और डिज़ायर हैं वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको और काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे, उतने ही आपकी लाइफ हैप्पीनेस और फुलफिलनेस के साथ कटेगी। आप अपने फैमिली, फ्रेंड और पार्टनर को ज़्यादा समय दे पाओगे। जब जहाँ चाहे आप घूम पाओगे। बहुत सी फैमिलीज में बचपन से ही सिखाया जाता है कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम। पैसे आपके पास जितने कम हो उतना बेहतर है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है, या आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाओ, जब तक आपकी पेंशन चालू ना हो जाए, या फिर शायद तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए और वो पैसे कमाने की जिम्मेदारी अपने सर ना ले ले। तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आप रिटायर हो पाओगे। इनफैक्ट बहुत से फैमिलीज में पैसा या स्टॉक मार्केट को लेकर कोई बात होती ही नहीं है। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया और तभी घर चल पाया, कैसे वो बीमार होकर भी काम पर जाते थे। बारिश के मौसम में तेज बारिश होती थी, फिर भी वो उससे लड़कर काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट सालों से है, तब भी बहुत ही रेयर यानी कि 1% से भी कम लोग ही इस बारे में सोचते हैं और उसके 1% लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो चाहे वो महीने के 10,000 कमाए या 1 लाख, वो इसे हासिल कर सकता है। इस बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है। इसे आप फॉलो कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए। दोस्तों, इस बुक का पहला चैप्टर है वेलकम टू द जंगल। जिस तरह आप एक अनजान जंगल में एंटर करते हो, अब आपको पता नहीं कि कौन सा जानवर कहाँ से और कब आ जाए, उसी तरह जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से भी बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है कि आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है कि वो आपकी जान लेगा ही। शेर आपको झूठी कहानियां नहीं सुनाएगा, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग, फेक कोचेस, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकर्स, जो ज़्यादातर अपना खुद का फायदा देखते हैं, ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। इसलिए लोग ना चाहते हुए भी उनका शिकार बन ही जाते हैं। इनफैक्ट हम खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना लॉजिक के कुछ डिसीजन लेते हैं, लालच में हो या आलस में। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है अमीर बने रहना। तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। वो आप तभी कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल बन जाओगे। दोस्तों, इस बुक का दूसरा चैप्टर है नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं। हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फ़ोन नहीं खरीदना है, बल्कि आपको एप्पल कंपनी को ही खरीदना है। अगर आप पैसों के बारे में इतना नहीं सीख रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का आधा से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी का टाइम उससे खर्च करने में या बचाने में निकल जाता है। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है। इसका आंसर है स्टॉक मार्केट में। लेकिन इंडियन मेंटालिटी कुछ ऐसी है, हमें लगता है कि रियल एस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर या शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हैं तो उसको आप रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हैं। यही लोगों की सोच होती है।
फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब दूसरा घर, दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे के काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे अमीर और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर कहते हैं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वो इसलिए क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल हैं जिससे आप गेम खेलकर ही सीख सकते हैं, लेकिन ये रूल्स आप जितना जल्दी जानो उतना आपके लिए बेहतर होगा। ऑथर ने इस बुक में कुछ ऐसे रूल्स लिस्ट किए हैं जिसमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। यानी कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स या निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली नहीं ला सकते हैं। दोस्तों, इस बुक का तीसरा चैप्टर है व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। अगर आप 10 लोगों से पूछो कि उन्हें एकदम आराम की जिंदगी जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। ये एक रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा की विश करता है और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपका टोटल मंथली खर्चा 30,000 प्रति माह होता है, मतलब साल के 3.6 लाख होते हैं। तो आपको सिर्फ 60 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए। वैसे अगर आप 60 लाख किसी भी बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट मिलेगा, जो हर साल का 6.3 लाख होता है। यानी कि आप एक बार 60 लाख जमा करके बैंक में डाल दो, फिर बैंक आपको हर साल 3.6 लाख देगी, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 60 लाख आपके 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले कुछ सालों में 3.6 लाख भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम बहुत महंगे होते जाते हैं। इसलिए मैं पर्सनली डेट फंड का फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे जो इन्फ्लेशन से बेटर रिजल्ट देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा। या फिर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक से ले लो। मान लो आपने किसी एक ऐसी कंपनी का स्टॉक से ले लिया जो अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे आईटीसी, कैस्ट्रॉल इंडिया और बजाज ऑटो, तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंसेस कवर होगा और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि आपको उस कंपनी को पहले रिसर्च करना होगा, उसके बिजनेस की नॉलेज लेनी होगी। यहाँ आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आप लाइव में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब तभी होगा जब हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं तो वो शायद सपना ही रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिससे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा। इस बुक का चौथा चैप्टर है फर्स्ट गोल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ भी करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसकी इनकम आपका हर महीने का अनाज बिल, लाइट बिल और वाटर बिल पे कर सके, जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे, जिसकी वजह से आपको जॉब से निकल जाने का डर उतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना जॉब छोड़ सकते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें दूसरा अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं, फिर कितने टाइम में मिलेगा, फिर बिल से कौन भरेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं होगी। इस बुक का 5वां चैप्टर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। इस गोल के अक्सर लोग सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपका महीने का खर्चा कवर होता है, फिर आपको काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती हो। तब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया शुरू करने की, कुछ बड़ा सोचने की। फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर सकते हैं। फाइनली फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको ऑथर इस बुक में अल्टीमेट गोल कहते हैं। दोस्तों, इस स्टेज में आपका पैसिव इनकम इतना होगा जो आपके हर महीने का खर्चा, वैकेशन और लग्जरी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाएगा।
अभी ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में बहुत मुश्किल है। इसको गेन करने में ना जाने कितने साल लग जाएं। और ये भी सच है, आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालनी होगी, उसकी ज़रूरी नॉलेज को हासिल करना होगा। फिर इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो सिव यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपना आप होते रहें आपकी सैलरी आते ही। ये शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आसान। जब आप इस पहाड़ में थोड़ा ऊपर चढ़ जाओगे तो बाकी का सफर अपना आप ही हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में हर कहीं भी मुश्किलें आती हैं। इस पर ही ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। इस बुक का छठा चैप्टर है एसेट अलोकेशन। आप अपने लाइफ का सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, वो एसेट अलोकेशन है। इसका मतलब ये है कि आप कितना पैसा कहाँ रखते हैं, ये मैटर करता है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा सबके पास होता है, लेकिन हम में से उसे कहाँ रखते हैं ये मैटर करता है। कुछ लोग पैसे कमाकर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट में और कुछ लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में। दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं या म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा जो बैंक अकाउंट में पैसे डालकर उसके इंटरेस्ट पर अमीर बना हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक्स और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर एक बार आपकी एज 30 to 40 हो गई तो उसके बाद आप में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप इतना बड़ा रिस्क ले सकें। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है लिव बिलो द मीन्स। मतलब कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिलियनेयर लोग तो बड़े घर या गाड़ी लेते तक नहीं हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफे आज भी अपने उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था। बहुत से लोग जैसे ही मार्केट में नया मोबाइल आता है उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, अब चाहे उन्हें उसके लिए अपनी किडनी ही क्यों ना बेचने पड़ जाए। और वो लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो उससे खर्च भी ना करें क्या? महंगा घर, महंगी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, इन चीज़ों पर माइंडलेसली स्पेंड कर रहे हैं, तो इस बात की गारंटी तो मैं देता हूँ कि तुम कभी भी वेल्थी नहीं बन पाओगे, यानी अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए जो लोग मिलियनेयर होते हैं वो भी पैसा खर्च करते हैं, पर वो केवल उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनके लिए मैटर करता है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। इसलिए हमें अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दोस्तों, इस बुक का दूसरा चैप्टर है प्ले डिफरेंस। अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप अपना एनुअल बजट बनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके फैमिली के टोटल खर्चे कितने हैं? क्या आपने आपका डेली का, मंथली का या फिर अर्ली का गोल से सेट कर रखा है या फिर नहीं? क्या आप अपना काफ़ी टाइम अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग पर देते हैं या फिर नहीं? अब आप इन सवालों के आंसर सोच कर देखो, आपके आंसर यस हैं या फिर नहीं। पर जितने भी मिलियनेयर लोग होते हैं उन लोगों का आंसर यस ही होगा। वो लोग इन चीज़ों के बारे में सोचकर चलते हैं, उनके पास हर चीज़ का जवाब होता है। आपको लगेगा कि एक मिलियनेयर बनने के बाद उन्हें पैसों की चिंता करने की क्या ज़रूरत है या फिर बजट बनाने का क्या फ़ायदा, अब तो वो बहुत अमीर बन गए हैं। लेकिन अगर वो लाइफ टाइम अमीर बनना चाहते हैं या वेल्थी बने रहना चाहते हैं तो उन्हें पैसों को मेंटेन रखने के लिए हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। मान लो कि आप जिम जाते हैं और आपने 6 महीने खूब मेहनत करके अपने बॉडी को एक अच्छी शेप दे रखी है और उसके बाद आप जिम जाना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, तो क्या आप अपने बॉडी को उसके बाद मेंटेन रख पाओगे? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको हमेशा फिट रहना है, बॉडी को मेंटेन रखना है, तो आपको लगातार एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा और अपने डाइट पर ध्यान देना ही होगा। उसी तरह अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं और हमेशा मिलियनेयर बने रहना चाहते हैं तो आपको भी इन सारे सवालों के जवाब हमेशा ढूंढने होंगे और हमेशा मेंटेन करना होगा। इसलिए मिलियनेयर लोग पैसे गंवाने को लेकर काफ़ी डिफेंसिव रहते हैं। दोस्तों, मिलियनेयर लोग अपना पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं, न केवल पैसा, वो अपना टाइम भी सोच समझकर खर्च करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैक्सिमम लोग टाइम और मनी के बारे में सोचते तक नहीं और शो ऑफ के लिए चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको इन सब पर ध्यान देना ही पड़ेगा और अपने टाइम और मनी को लेकर थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा।
दोस्तों इस बुक का तीसरा चैप्टर है पेरेंट्स गिफ्ट। अब वो जमाना गया जब ये था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा या फिर अमीर का बेटा ही अमीर बनेगा। आज के टाइम पर ज़्यादातर लोग जो मिलियनर बनते हैं उनमें ये देखा गया कि उन्हें कभी भी फैमिली से गिफ्ट या पैसे नहीं मिलते रहते हैं, क्योंकि अगर अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को दबाकर पैसे दे देंगे तो वो बच्चा पैसों की वैल्यू को कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए अमेरिका और कई देशों में तो पेरेंट्स कॉलेज के बाद अपने बच्चों को खुद पैसे कमाने के लिए बोलते हैं, और यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपने कॉलेज की फीस खुद ही भरते हैं। और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे बच्चे पैसों की वैल्यू को समझते हैं और उनके मिलियनर बनने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अमीर लोग अपने बच्चों को पैसा देने से ज़्यादा उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं, पैसों की इम्पोर्टेंस को बताते हैं, क्योंकि दूसरों के पैसे खर्च करना आसान होता है कंपेयर टू खुद के कमाए हुए पैसे। वॉरेन बफे अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, बच्चे खुद पे खुद अपना पैसा कमा लेंगे। वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतना पैसा तो देना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों वॉरेन बफे कहते हैं कि वो अपने बच्चों को इतना भी पैसा नहीं देना चाहते हैं कि उन्हें लगे कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस बुक का चौथा चैप्टर है द राइट प्रोफेशन। एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके अमीर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो दूसरों के लिए काम करते हैं। ये चीज़ ऑथर ने एक मिलियनर से पूछी कि ऐसा क्यों है, तो उस मिलियनर का जवाब था कि मैक्सिमम लोग सुबह उठकर ऐसी जॉब करने जाते हैं जो उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और खुश होने की जगह वो सैड फील करते हैं। जबकि मैं अपने काम को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ मुझे वो करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसमें और भी ज़्यादा ग्रो हो रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ और अमीर होता जा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अपने काम को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके अमीर बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए हमें भी सही ऑक्यूपेशन ढूंढना होगा। हमें वो काम करना होगा जो हमें करना बहुत पसंद है, ना कि वो काम जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। तो अगर आप भी वेल्थी बनना चाहते हैं तो सही काम को फाइंड करना स्टार्ट कर दो। इस बुक का 5वां चैप्टर है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेल्थ क्या है तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े एक्सेट्रा। बट एक्चुअल वेल्थ का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो या नहीं। आप कितने दिन तक बिना पैसे कमाए सर्वाइव कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं कि जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वो भी फाइनेंशियली फ्री होंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो कमाते तो करोड़ों हो बट उन्हें खर्च भी कर देते हो, और वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। और मिलियनर लोगों का पहला गोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, जिससे कि उन्हें पूरा टाइम मिले उन चीज़ों को करने के लिए जो वो हमेशा से करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में कौन सा नया मोबाइल फ़ोन आया है, क्योंकि वो अपने गोल पर फोकस करते हैं, ना कि शो ऑफ पर। दोस्तों हर इंसान अपनी गरीबी को दूर करके अमीर बनना चाहता है और खुशी खुशी अपनी लाइफ को बिताना चाहता है। और बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि हमें पैसों को बचाना चाहिए और उन्हें अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। और जब हम बड़े होते हैं तो हमें बस यही चाहिए होता है कि हमें एक अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाए, जिससे हम अच्छा खासा पैसा कमा लें और अपनी ज़िंदगी बड़ी आसानी से बिता सकें। दोस्तों बहुत से लोगों को अच्छी सैलरी वाली जॉब तो मिल जाती है, लेकिन हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो महीना लाखों तो कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कर्जे में ही जी रहे होते हैं। उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, बट असल में देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है। और यहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कम सैलरी में अच्छी लाइफ जीते हैं और कोई कर्जा भी नहीं लेते हैं और कई सारे एसेट्स भी बना लेते हैं। हम अपनी लाइफ में पैसा तो खूब कमाते हैं, बट उसे कैसे बचाया जाए, उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये हम नहीं सीखते। और हमारी पैसों को लेकर कुछ बुरी आदतों के कारण ही हम कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको ये 7 बड़े मिस्टेक्स कभी नहीं करनी चाहिए। पहली मिस्टेक है नॉट बीइंग पेशेंट। एक बार बिल गेट और वॉरेन बफे साथ में बात कर रहे थे, तो बिल गेट ने वॉरेन बफे से पूछा कि आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका इतना सिंपल है कि आप बस इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छे प्राइस पर इन्वेस्ट करके आप बस जस्ट वेट करते हैं पेशेंटली। इतनी सिंपल फिलॉसफी से आप इतने अमीर बन चुके हैं, तो बाकी लोग ये क्यों नहीं कर पाए? तब रिप्लाई में वॉरेन बफे बोलते हैं कि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। जी बिल्कुल, आज दुनिया में कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता है, सबको रातों रात ही अमीर बनना है। और हमें बस यही लगता है कि हमें बस जल्दी से जल्दी कहीं से भी पैसा आ जाए। दोस्तों वॉरेन बफे कहते हैं बदकिस्मती से ऐसा कभी भी नहीं होता है।
अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए और पेशेंस रखकर वेट करना चाहिए। और इसी कारण बहुत से लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते तक नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने धीरे धीरे अमीर बनने से क्या ही फायदा होगा। इस चक्कर में वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए हमेशा वेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल रखना चाहिए। ऑथर कहते हैं नहीं तो आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे रिस्की डिसीजन ले सकते हैं जो आपके सारे पैसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमें पेशेंस रखना सीखना होगा। दूसरा स्टेप, लुक रिच बी एस बिकम रिच डिफरेंस, यानी कि अमीर दिखना और अमीर होना, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोगों के साथ यही दिक्कत है कि हम लोग दूसरों को दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली तो हम भी नई गाड़ी ले लेते हैं। हमें तो बस मार्केट में नया फ़ोन लॉन्च होते ही उसे खरीदना है, अब चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। बट आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि एक्चुअल में हमें उस महंगे फ़ोन की ज़रूरत थी भी या नहीं। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी उधार पर ही चलती है। वो लाखों की चीज़ें बस ईएमआई पर खरीद लेते हैं। पर क्यों? बस शो ऑफ के लिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी सोसाइटी में लोगों को इस चीज़ से आंका जाता है कि उसके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, और इसी वजह से लोग अमीर दिखना चाहते हैं। और वो लॉन्च पर बड़े बड़े घर गाड़ी लेकर अमीर तो दिख सकते हैं, बट वो एक्चुअल में अमीर होते नहीं हैं। इसलिए अगर हमें अपने फाइनेंशियल लाइफ को पटरी पर लाना है तो हमें अमीर बनने के तरीके सोचने होंगे, ना कि अमीर दिखने के तरीके। तीसरा स्टेप है शॉपिंग। न्यू ईयर सेल, क्रिसमस सेल, दिवाली सेल। सेल का नाम सुनते ही हमें बस ऐसा लगता है जैसे हमें कोई फ्री में चीज़ें बांट रहा हो, और हम बिना सोचे समझे शॉपिंग करने लग जाते हैं। सेल के नाम पर हमें लेने तो केवल एक ही चीज़ होती है, बट साथ ही साथ हम 3 से 4 चीज़ें और भी खरीद लाते हैं। चौथा स्टेप है नॉट मेकिंग एसेट्स। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जो चीज़ हम खरीदते हैं वो हमारा एसेट्स होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाय हमने तो इसके पैसे दिए हैं तो वो हमारा एसेट्स हुआ ना। पर जी नहीं, एसेट्स वो चीज़ है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती है जबकि बढ़ती ही जाती है, और वो आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर देता है। अगर बढ़ नहीं रही है तो एट लीस्ट जितने में आपने उसे खरीदा था उतनी ही है। आप जिस घर में रहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा एसेट्स है, बट क्या आप उसे बेचने वाले हो या फिर नहीं? अगर आंसर नहीं है तो वो आपका एसेट से नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आपको कोई इनकम नहीं होने वाली। इसलिए अगर आप सही मायने में अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने एसेट्स हैं जो आपको पैसा बनाकर देंगे। पांचवा स्टेप है टॉकिंग टू मच लोन्स। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हटाना होगा, और वो चीज़ है आपके लोन्स, यानी कि आपके कर्जे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अमीर दिखने और अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज के टाइम पर कोई भी लोन से लेकर अमीर दिख सकता है। दोस्तों, आज के टाइम पर हर चीज़ के लिए लोन अवेलेबल है, और ऑथर कहते हैं कि अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से 30% ज़्यादा हैं तो यकीन मानिए कि आप फाइनेंशियली आउट ऑफ सेफ हैं। तो आने वाले 10 सालों में आपको किसी न किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जरूर सामना करना पड़ सकता है। तो हमें कोई भी लोन सोच समझ कर ही लेना चाहिए, जहाँ तक हो सके लोन से अवॉइड ही करना चाहिए। छठा स्टेप है इग्नोर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो किसी भी इमरजेंसी में काम आए। जैसे कि किसी रीजन से अगर आपकी जॉब चली जाए या घर में कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये फंड आपके काम आता है, और ये फंड आपके मंथली एक्सपेंसेस का एट लीस्ट 3 गुना होना चाहिए। सातवां स्टेप है डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रीम सोर्स। क्या आप भी सिंगल इनकम पर डिपेंड हो और अपनी सैलरी का ही वेट करते रहते हो? अगर ऐसा है तो आपको अपने सिंगल इनकम स्ट्रीम से बाहर निकलना होगा और अपने लिए और भी इनकम के सोर्सेस क्रिएट करने होंगे। अगर आप एक ही इनकम पर डिपेंड रहते हो तो आप अपने आप को फाइनेंशियली इनसिक्योर ही पाओगे। आपको हमेशा लगता रहेगा कि अगर मेरी जॉब चलेगी तो क्या होगा, मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे, और इसी डर के कारण आप कोई भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि मेरी तो अच्छी खासी जॉब है या बिजनेस है, मुझे इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है। लेकिन ऑथर कहते हैं बुरा वक्त बताकर नहीं आता है, इसलिए हमें ऐसे सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बट ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते तक नहीं। उन्हें लगता है कि हमें कभी भी इमरजेंसी पड़ ही नहीं सकती, और जब एक्चुअल में कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो उनकी हालत टाइट हो जाती है।